कंपनी लॉ में कुछ बेसिक चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कंपनी अपन सभी जानते हैं एक लीगल एंटिटी होती है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। कंपनी खुद कुछ काम नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी में जो भी डिसीजन मेकिंग या कोई भी काम करना है तो कुछ पावर बोर्ड एक्सरसाइज करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कुछ पावर शेयर होल्डर एक्सरसाइज करते हैं। बोर्ड जो भी डिसीजन लेती है वो बोर्ड मीटिंग में लेती है, और शेयर होल्डर जो भी डिसीजन लेते हैं वो जनरल मीटिंग में लेते हैं। तो इनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है कंपनी में, और उस मीटिंग में इन लोग डिसीजन लेते हैं कि वो काम करना है कि नहीं करना है। और डिसीजन लेने के लिए इस जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया जाता है। और रिजोल्यूशन नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज द स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी का मतलब मेजोरिटी वोट फेवर में होने चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कंपनी में 50 शेयर होल्डर मीटिंग में आते हैं तो इसका मेजोरिटी फेवर में वोट होना चाहिए। मतलब 26 लोग कम से कम फेवर में वोट देंगे, मोर देन 50%। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब पास माना जाता है? जब वोट इन फेवर एक्सीड होने चाहिए वोट अगेंस्ट से। मतलब अगर अगेंस्ट में वोट अगर 10 गए तो फेवर में 11 वोट होने चाहिए। अगर अगेंस्ट में 50 वोट गए तो फेवर में 51 वोट होने चाहिए। अगर अगेंस्ट में 25 वोट गए तो फेवर में 26 वोट होने चाहिए। तो ये माना जाएगा कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया है। और स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए जितने अगेंस्ट में गए उसका फेवर में 3 टाइम्स होना चाहिए। मतलब अगर अगेंस्ट में 10 वोट है तो फेवर में 30 वोट्स, अगर अगेंस्ट में 50 वोट है तो फेवर में 150 वोट होने चाहिए, अगर अगेंस्ट में 25 वोट है तो फेवर में कम से कम 75 वोट होने चाहिए। तो ये माना जाएगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया। किस काम के लिए ओआर होगा, एसआर, ये आपको लॉ में प्रिस्क्राइब मिलेगा। यानी लॉ में लिखा हुआ मिलेगा कि ये काम करना है तो ओआर पास करना है, ये काम करना है तो एसआर पास करना है। तो कौन से एक्ट के लिए ओआर लगेगा या एसआर, ये आपको लॉ में यही चीज आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। जैसे एग्जांपल कि अगर कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल को चेंज करना चाहती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, तो लॉ में लिखा है कि हमेशा स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा अगर आर्टिकल को अल्टर करना है तो। उसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेती है वो बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके लेती है। और बोर्ड में नॉर्मली एक ही टाइप का, जर्नली एक ही रिजोल्यूशन पास होता है, वो है मेजोरिटी, मतलब ओआर। अगर मेजोरिटी डायरेक्टर लोग फेवर में वोट दे देते हैं तो ये माना जाएगा कि रिजोल्यूशन पास हो गया है, वो बिजनेस अप्रूव हो चुका है। तो ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन खासकर जो जनरल मीटिंग में पास होते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब एक वोट फेवर में ज्यादा होना चाहिए अगेंस्ट से, और स्पेशल का मतलब जितने वोट अगेंस्ट में गए उसका फेवर में कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स। अब आज अपन एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। फर्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है और 4 नंबर का वेटेज रहता है नॉर्मली, डोरमेंट कंपनी के बारे में। इसको मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो फर्स्ट हमारी डेमो क्लास हुई थी डोरमेंट कंपनी के बारे में, इसकी मीनिंग। तो बेसिकली देखिए, कंपनी ना रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनी का स्टेटस जो होता है एक्टिव रहता है, और दूसरा स्टेटस डोरमेंट होता है। एक्टिव का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो बिजनेस कर रही है, मतलब एक्टिव है, वो काम कर रही है। और ऐसी कंपनी जो कोई काम नहीं कर रही है उसे अपन बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट में। डोरमेंट कंपनी का मतलब इधर सामने देखना, फिर आपको नोट्स लिखना रहेगा जो मैं बताऊंगा, पहले समझना जरूरी है। डोरमेंट कंपनी की मीनिंग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं।
दो मीनिंग दी गई है। एक मीनिंग दी गई है कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब फ्यूचर में बिजनेस करने के लिए, और होल्ड द एसेट ओनली, उसने ना एसेट बस खरीद लिया है, प्लांट मशीन बिल्डिंग ये सब खरीद लिया है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब उसने बाय कर लिया है। एंड कंपनी हैव नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, उस कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। बोला गया कि एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट में, मतलब रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या उसने केवल एसेट एक्वायर कर लिया है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है, लेकिन कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। दूसरी मीनिंग दी गई, और एन इनएक्टिव कंपनी को डोरमेंट कंपनी बोलेंगे। अब वो इनएक्टिव कंपनी किसको बोलेंगे, तो उसकी भी डेफिनेशन दी गई है। उसके लिए तीन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला कि कंपनी में कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, नो बिजनेस कैरीड ऑन, या फिर कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, या फिर कंपनी ना पिछले 2 सालों से, हर कंपनी को बेटा 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हर साल फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार के पास। एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है एनुअल रिटर्न और दूसरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ये दोनों डॉक्यूमेंट पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के फाइल नहीं कर रही है, एनुअल रिटर्न और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, वो पिछले 2 साल के फाइल नहीं कर रही है आरओसी को, तो उस कंपनी का स्टेटस अब इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर वो इनएक्टिव हो गई तो वो एलिजिबल रहेगी टू ऑब्टेन द डोरमेंट स्टेटस, यानी कि अब आप डोरमेंट स्टेटस ले सकते हैं। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड की डेफिनेशन भी अलग से दी गई, मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। किसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन? तो बोलता है कि अगर कंपनी में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एनी ट्रांजेक्शन, तो उसे सिग्निफिकेंट माना जाएगा, लेकिन फॉलोइंग 4 ट्रांजेक्शन अगर हो रहे हैं तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो एनी ट्रांजेक्शन अदर देन, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को छोड़ के सभी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो गए तो फिर वो डोरमेंट कंपनी नहीं रहेगी। तो डोरमेंट कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब है एनी ट्रांजेक्शन अदर देन, ये 4 ट्रांजेक्शन को छोड़ के, मतलब अगर ये 4 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। जैसे पहला बोला गया कि अगर आप आरओसी को कोई फीस पे कर रहे हैं कंपनी लॉ में, क्योंकि बेटा आरओसी को ना जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं तो फीस पे करनी पड़ती है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए, तो जो फीस पे कर रहे हैं आप उसे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे।
सेकेंड, अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हैं सिक्योरिटी का, शेयर्स का, तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तीसरा कि अगर आप अदर लॉ में कोई पेमेंट कर रहे हैं, अदर लॉ की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। एंड फोर्थ, अगर आप ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कंपनी ने अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस किराए में ली है, रेंट में, और हर महीने रेंट पे कर रही है, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही है, वहां के ऑफिस स्टाफ को सैलरी पे कर रही है, तो इसे ये बोलेंगे कि ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पेमेंट हो रहा है, तो उसको सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। तो ये 4 ट्रांजेक्शन आपको याद रखने हैं जिसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। कौन कौन से 4 ट्रांजेक्शन? पहला, अगर कंपनी आरओसी को कोई फीस पे कर रही है तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। सेकेंड, अगर कंपनी अलॉटमेंट कर रही है सिक्योरिटी का तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तीसरा, अगर कंपनी अदर लॉ में कोई पेमेंट कर रही है किसी अदर लॉ की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए, तो सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। एंड फोर्थ इज द, अगर कंपनी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर ऑफिस को मेंटेन करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन पेमेंट कर रही है तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो अब मेरी पूरी डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन खत्म हो गई। अब फिर से एक बार ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, डोरमेंट कंपनी के लिए 2 में से कोई भी एक डेफिनेशन आपको फुलफिल करनी है। द फर्स्ट डेफिनेशन इज द, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्ड द एसेट ओनली और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कंपनी हैव द नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। और दूसरा, इनएक्टिव कंपनी। अब इनएक्टिव कंपनी किसको बोलेंगे? 3 में से कोई भी एक कंडीशन। पहला, उस कंपनी में कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। दूसरा, उस कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं पिछले 2 सालों से। और तीसरा, उस कंपनी में एनुअल रिटर्न एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हो रहा है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से। तो वो कंपनी कौन सी कंपनी बन जाएगी? इनएक्टिव कंपनी। और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है लेकिन ये 4 ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। कौन से 4 ट्रांजैक्शन याद रखना है आपको? पहला, आरओसी को अगर फीस पे कर रहे हैं, अदर लॉ में अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं सिक्योरिटी का, और लास्ट वन इज द, ऑफिस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तो बेटा अब इसको मैं आपको प्रॉपर नोट दिखाऊंगा। एक बार आपको डेफिनेशन यहां से भी रीड करवा रहा हूं। डोरमेंट कंपनी की मीनिंग, सेक्शन 455 सामने देखते जाइएगा। डोरमेंट कंपनी मींस ए कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सच ए कंपनी, एक डेफिनेशन यहां हो गई। दूसरा, और an inactive company may make an application to registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company। अब inactive company की meaning, inactive company means a company which has not carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 years or has not filed the financial statement and annual return during the last 2 years। और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की मीनिंग दी गई, मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, पहला, पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी, दूसरा, पेमेंट मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ, थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, and fourth is the payment for maintenance of its office and record। तो इसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तो ये मेरी डेफिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। तो अब आप लोग एक नोट्स बना सकते हैं। ऐसी जगह बनाइएगा जिसको आप बुक के बगल में अटैच, क्योंकि आपको जो बुक मिलेगी उसमें एक लाइन ब्लैंक रहेगा, मतलब एक पेज, तो उसमें आपको पूरे नोट्स लिखने रहेंगे। तो अभी बुक है नहीं तो आप एक पेज जो कॉपी का होगा उसको इसमें अटैच कर लीजिएगा। आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, हेडिंग डालिएगा डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455। उसको 2 फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। फर्स्ट,
company incorporated under this act for future project or hold the asset only or intellectual property. And company have the no significant accounting transactions. सेकेंड डेफिनेशन, इन और बीच में लगाकर इनएक्टिव कंपनी। और इनएक्टिव कंपनी के नीचे आप 3 एरो बना सकते हैं या 3 पॉइंट वाइज मीनिंग लिख सकते हैं। इनएक्टिव कंपनी की मीनिंग, फर्स्ट, नो बिजनेस कैरिड ऑन, कंपनी में कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। सेकेंड, और लगाना ना सब में, और नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। और तीसरा, कंपनी हैज नॉट फाइल्ड द, कंपनी हैज नॉट फाइल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। अब नीचे सेकंड एक हेडिंग डालेंगे, मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। उसमें लिखेंगे एनी ट्रांजेक्शन अदर देन फॉलोइंग, अदर देन फॉलोइंग। अदर देन फॉलोइंग का मतलब आप लोग लिख लेंगे कि ये 4 ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। पहला ट्रांजेक्शन, पेमेंट पेमेंट ऑफ एनी फीस टू रजिस्ट्रार, पेमेंट ऑफ एनी फीस टू रजिस्ट्रार। सेकेंड, अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज, थर्ड, पेमेंट मेड अंडर एनी अदर लॉ, थर्ड, पेमेंट मेड एनी अदर लॉ। और फोर्थ,
पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड। अब अगर आपको देखिए डोरमेंट स्टेटस अगर लेना है तो कंपनी ना एक एप्लीकेशन देगी आरओसी को, रजिस्ट्रार, इन फॉर्म नंबर MSC1 में। ये फॉर्म है एप्लीकेशन देने का। इस फॉर्म में हम एप्लीकेशन देंगे आरओसी को। ठीक, इधर सामने देखिएगा सभी लोग। लेकिन एप्लीकेशन देने से पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी है। पहली फॉर्मेलिटी है कि आपको एक जर्नल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक, तभी आप डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जर्नल मीटिंग नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन है इसका कि आप ना हर शेयर होल्डर के घर में भेज दो लेटर, और शेयर होल्डर से कंसेंट ले लो, अप्रूवल। उन लोग घर बैठे अप्रूवल देंगे अपनी कंसेंट 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर से कंसेंट ले लो राइटिंग में कि उन लोग एग्री हैं डोरमेंट में जाने के लिए, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इतने मिनिमम शेयर होल्डर। 3/4 मतलब 75% इन वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर से रिटर्न कंसेंट ले लो। तो या तो एसआर पास कर लो जर्नल मीटिंग अगर शेयर होल्डर एग्री आने को, और अगर कंपनी को लग रहा है शेयर होल्डर नहीं आना चाहते हैं तो उनसे रिटर्न में कंसेंट ले लो इतने लोगों से 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर से। मान लो कंपनी के यहां शेयर होल्डर टोटल 12 लाख के हैं तो इसमें से 9 लाख के शेयर होल्डर से कंसेंट लेना पड़ेगा वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर से। और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई और करनी है आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आज हम लोग इसको याद करके जाएंगे। 8-9 कंडीशन है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे डोरमेंट स्टेटस लेने के लिए। तो आइए सब लोग सामने देखिएगा क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी है कंपनी को। सबसे पहले जो कंपनी डोरमेंट स्टेटस लेना चाहती है उसकी जो सिक्योरिटी मतलब शेयर्स लिस्टेड नहीं होने चाहिए एनी स्टॉक एक्सचेंज विद इन और आउटसाइड इंडिया। मतलब कुल मिलाकर कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। कंपनी ना लिस्टेड अगर हो गई तो क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो गया तो आप डोरमेंट नहीं जा सकते डोरमेंट स्टेटस में। तो बेटा पहली कंडीशन याद रखना कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड नहीं होने चाहिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर। यानी कुल मिलाकर एक वर्ड में आप लोग को ये कंडीशन याद रखनी है कि कंपनी क्या होनी चाहिए। सभी लोग बोलेंगे अनलिस्टेड। अनलिस्टेड, ठीक, एक कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन कि कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यू। वर्कमैन मतलब जो कंपनी के वर्कर लोग हैं, इंप्लॉय लोग, उनके पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं, उनकी सैलरी बोनस ये सब में पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए इंप्लॉय लोगों की वर्कमैन ड्यू को पेमेंट करने में। तीसरा, कंपनी डज नॉट हैव द एनी आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्सेस ड्यूटीज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। मतलब कंपनी के यहां कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए टैक्सेस ड्यूटी बेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब पेबल नहीं होना चाहिए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल अथॉरिटी। तो मेरी 3 कंडीशन अभी तक हो गई। पहली कंडीशन की कंपनी नॉट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यू।
और तीसरी कंडीशन, कंपनी में कोई भी नो आउटस्टैंडिंग स्टेचुटरी ड्यूज टैक्सेस पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, इनका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक, 3 कंडीशन हमारी हो गई। अब 2 कंडीशन शुरू की। पहली कंडीशन है कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑर्डर हुई है, नहीं टेकन अप हुई है, नहीं कैरिड हुई है अगेंस्ट द कंपनी। बेटा जब भी कोई कंपनी बेटा गलत काम करने लग जाती है, फ्रॉड हो गया, इलीगल ट्रांजैक्शन हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो कंपनी में इंक्वायरी करवा सकती है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। इसका मतलब अगर कंपनी में ये सब हो रहा है, इसका मतलब कंपनी गलत रास्ते में चल रही है, और जो कंपनी गलत रास्ते में चल रही है उसको कभी भी डोरमेंट स्टेटस नहीं मिल सकता है। तो याद रखना, कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी 3 आई वर्ड याद रखना, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये न ही ऑर्डर हुई है, न ही कैरिड आउट हुई है, न ही टेकन अप हुई है। और एक और उसी से रिलेटेड कंडीशन है, नो प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर एनी लॉ। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कोर्ट में केस चलना। बेटा अगर आपके अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में कोर्ट में कोई केस चल रहा है, फ्रॉड का केस चल रहा है, इलीगल काम का केस चल रहा है, तो अगर कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट में पेंडिंग कोर्ट में, तो कंपनी एलिजिबल नहीं है डोरमेंट स्टेटस लेने के लिए। तो मेरी टोटल 5 कंडीशन हो गई बेटा। पहली कंडीशन इस वर्ड से याद रखना, दूसरी कंडीशन इस वर्ड से याद रखना, का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इस वर्ड से याद रखना, फोर्थ कंडीशन कंपनी के अगेंस्ट में ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। और फोर्थ, कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलना चाहिए कोर्ट में। बस अब 2-3 कंडीशन और है। कंपनी हैव नीदर any public deposit which are outstanding and nor any company made any default in thereof or interest thereon। public deposit मतलब होता है बेटा पब्लिक से लोन लेना। जैसे बैंक में हम अपना पैसा सेविंग जमा करते हैं तो ये माना जाएगा कि बैंक ने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है। उसी तरह कंपनियां भी बेटा पब्लिक से डिपॉजिट लोन लेती है। अगर कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेकर रखी हुई है तो वो एलिजिबल नहीं है डोरमेंट स्टेटस लेने के लिए। तो नेक्स्ट कंडीशन याद रखना कि कंपनी के यहां कोई भी पब्लिक डिपॉजिट क्या नहीं होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। और अगर है भी तो नो डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन पेमेंट में, मतलब कंपनी उनके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करके रखी है। नेक्स्ट कंडीशन, कंपनी हैज नो आउटस्टैंडिंग लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, मतलब कंपनी का कोई भी लोन नहीं होना चाहिए, कहीं से भी, बैंक से कहीं से भी लोन आउटस्टैंडिंग नहीं हो। कंपनी ने लोन लेके नहीं रखा है, चाहे सिक्योर्ड लोन चाहे अनसिक्योर्ड। ये दोनों वर्ड आप जानते होंगे बेटा, सिक्योर्ड क्या होता है, अनसिक्योर्ड क्या होता है, क्या होता है बताइए। सिक्योर्ड का मतलब होता है कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी सामने वाले को, ब्लेंडर को दे देती है सिक्योरिटी के रूप में। लाइक कंपनी ने 10 करोड़ का लोन लिया बैंक से और कंपनी ने अपनी एक लैंड और बिल्डिंग को सिक्योरिटी के रूप में दे दिया बैंक को। अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी लोन का पेमेंट करने में तो बैंक को अधिकार है कि बैंक आपके लैंड और बिल्डिंग को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकती। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। तो कंपनी ने कोई भी लोन लेके नहीं रखा है, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो क्या हो, बोलिए अनसिक्योर्ड। लेकिन अगर कंपनी के यहां केवल ये वाला लोन पेंडिंग है, अनसिक्योर्ड लोन, तो कंपनी अप्लाई कर सकती है आफ्टर ऑब्टेनिंग कॉन्करेंस, का मतलब परमिशन ऑफ लेंडर, मतलब जिससे हमने लोन लिया है ना
उससे परमिशन लेकर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन से लोन लेंडर से बेटा, याद रखना, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लेंडर। लास्ट कंडीशन, कंपनी के यहां कोई झगड़े नहीं होने चाहिए बोर्ड मैनेजमेंट के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए इन द मैनेजमेंट और ऑनरशिप। मतलब कुल मिलाकर कंपनी का कैरेक्टर जो है ना बेटा, हर तरह से क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरी कंपनी होनी चाहिए, तभी कंपनी एलिजिबल है डोरमेंट के लिए एप्लीकेशन देने की। तो अब मैं फिर से पूरी कंडीशन आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला, कंपनी क्या होनी चाहिए बोलिए, अनलिस्टेड। दूसरा, कंपनी में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट करने में, किसका, वर्कमैन ड्यूज। तीसरा, कंपनी में कोई भी आउटस्टैंडिंग स्टेचुटरी ड्यूज नहीं होना चाहिए, पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल है। कंपनी के यहां कोई भी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, कैरिड आउट नहीं होनी चाहिए। कंपनी के यहां किसी भी टाइप का क्या नहीं होना चाहिए बोलिए, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। कंपनी के यहां पब्लिक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक से लोन आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। कंपनी के यहां कोई भी सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन नहीं होना चाहिए पेंडिंग। लेकिन अगर ये वाला लोन है केवल, तो लेंडर से परमिशन लेकर हम अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट कंडीशन, कंपनी में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट के बीच में और ऑनरशिप शेयर होल्डर के बीच में। पहले ये याद करो, लिखना कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब बुक में मिलेगा। ये 8 कंडीशन याद होनी चाहिए। फिर मैं पूछूंगा आप लोग से, अभी याद 2 मिनट पढ़ लीजिए, फिर देखते हैं आप लोग पूरी बातें बता पाते हैं। इंस्पेक्शन, मतलब कंपनी ने कहीं से भी लोन लेके नहीं रखा है बेटा। लोन 2 टाइप के होते हैं, एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड का मतलब जैसे आपके घर में मान लीजिए आपके पापा ने एक कार खरीदी है, कार के लिए पैसे की जरूरत है, और कार खरीदने के लिए बैंक से हमने लोन लिया है। तो जब बैंक आपको लोन देगी ना, तो बैंक कार को सिक्योरिटी के रूप में रखेगी। मतलब अगर आप बैंक का पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक आपके कार को बेचकर अपना पैसा क्या कर लेगी, रिकवर। तो इसे कौन सा लोन बोलेंगे, सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन मतलब आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, बिना सिक्योरिटी के लोन लिया है, तो उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड।
चलिए बताइए आप। स्टेचूटरी ड्यूज नहीं होना चाहिए। हम्म। हम्म। हाँ, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। लोन। और लास्ट। नहीं होना चाहिए आउटस्टैंडिंग, है ना। तो देखो, हमको अगर डोरमेंट स्टेटस में जाना है तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाएंगे। और अगर जनरल मीटिंग नहीं बुला पा रहे तो 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर से कंसेंट ले लेंगे। और उसके बाद ये 9 कंडीशन हमारी 8 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और अगर ये फुलफिल हो जाती है सभी कंडीशन, तो फिर कंपनी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए आरओसी को कि भैया अब हमारा स्टेटस डोरमेंट कर दीजिए एमएससी 1 में। अब आरओसी एप्लीकेशन मिलने के बाद अगर सेटिस्फाई हो गई आपके एप्लीकेशन से, तो आरओसी एमएससी 2 में आपको डोरमेंट का सर्टिफिकेट इशू कर देगी, डोरमेंट कंपनी का। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आरओसी से कि अब आप आज से क्या हो चुके हो, बोलिए डोरमेंट। अब डोरमेंट कंपनी को ना बहुत फायदा ये होगा, बेनिफिट, कि उनको बहुत लेसर लीगल कंप्लायंस करने होंगे। मतलब उनको लॉ के कंप्लायंस बहुत कम करने पड़ेंगे। उनको साल भर में एक ही रिटर्न फाइल करना है डोरमेंट का, एमएससी 3 में। कंपनी साल भर में एक आरओसी को रिटर्न फाइल करेगी इन द फॉर्म नंबर एमएससी 3 में, साल भर में एक रिटर्न बस। और वापस अगर हमको एक्टिव में जाना है तो हम एमएससी 4 में एप्लीकेशन देंगे कि हमको अब वापस एक्टिव कर दीजिए। और आरओसी एमएससी 5 में आपको एक्टिव का सर्टिफिकेट इशू कर देगी। कितने फॉर्म हो गए टोटल? 5। कौन कौन से? एमएससी 1 किस लिए है? एप्लीकेशन फॉर डोरमेंट स्टेटस। एमएससी 2 सर्टिफिकेट मिलेगा आरओसी से डोरमेंट का। एमएससी 3 डोरमेंट का एनुअल रिटर्न फाइल करना है हर साल, एमएससी 3 में। एमएससी 4 वापस एक्टिव में जाने के लिए एप्लीकेशन। और एमएससी 5 में एक्टिव का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? बस इस चैप्टर में बचा नहीं है, ये चैप्टर खत्म हो गया। इतनी चीजें है। मतलब अंदर में थोड़े बहुत और पॉइंट है, बट मेन पॉइंट हो गया। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे कि एक कंपनी मैक्सिमम इतने साल तक डोरमेंट स्टेटस में रह सकती है बस। अगर 5 साल तक भी आप एक्टिव में नहीं जाते वापस, तो आरओसी ना, एक नया वर्ड याद रखना इसको, नेम ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का नाम ही अपने रिकॉर्ड से डिलीट कर देगी। यानी कंपनी ही डिजॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी आप मैक्सिमम कितने साल तक डोरमेंट स्टेटस में रह सकते हो? 5 साल। हाँ, अगर आप फिर से प्रूफ करना होगा ये सब कंडीशन। ये 8 कंडीशन है, ये बोलने में इजी है लेकिन बहुत टफ कंडीशन है। यानी कि मैंने बताया ना, ये 8 कंडीशन सब कुछ ये बोल रही है कि कंपनी का करेक्टर एकदम क्या है, बोलिए क्लीन, क्लियर है। कंपनी में कुछ डिस्प्यूट नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है, लोन ओन ये सब। अब अपने को बस कुछ ये चीज सीखना है कि डोरमेंट में रहोगे फायदा क्या है।
तो देखो नॉर्मल कंपनियां जो होती है ना बेटा, उनको हर साल 4 बोर्ड मीटिंग रखना, आप लोग पढ़े भी थे ईईटी में, याद करो। 4 मीटिंग रखते हैं अपन हर साल, और 2 मीटिंग के बीच में गैप 120 डेज से अधिक का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपको रिलीफ मिलेगी, आप साल में केवल कितनी मीटिंग रखने से काम हो जाएगा, 2। तो ये आपके एक बेनिफिट हो गया। गवर्नमेंट कंपनी को कोई ये पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस नहीं है तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट कंपनी को साल भर में बस एक ही रिटर्न फाइल करना है, वो है MSC3। बाकी कंपनियों को बहुत सारे रिटर्न फाइल करने होते हैं अलग अलग, इनको एक ही रिटर्न साल भर। अब अगर आपसे इससे डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, जो अभी अपन पढ़ के आए हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे? तो आप लोग को लिखना है एनी ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट मानेंगे, लेकिन अदर देन ये 4 ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। पहला, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस। दूसरा, पेमेंट टू कंप्लाई अदर लॉ। और फोर्थ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसको सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। अब जो मैंने 8 कंडीशन आपको बताई थी, उसको एक फ्लो चार्ट वाइज लिखा हुआ है। पहली कंडीशन, नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, लाइबिलिटी मतलब वही स्टेचुटरी ड्यूज टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, और नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, नो लोन वेदर सिक्योर्ड और, लेकिन एक्सेप्शन है, अनसिक्योर्ड लोन है तो कंसेंट ऑफ लेंडर्स लेकर हम अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट, नो प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट, कोई भी कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग। और नॉट कवर मतलब इसका मतलब है कंपनी में कोई भी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये चीजें अपन ईटी में भी पढ़े थे। एक बेसिक चीज याद रखना, क्योंकि हर जगह आएगा ये, कि कंपनी ओवरऑल 3 टाइप की होती है, एक ओपीसी, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। ओपीसी में मिनिमम कितने मेंबर होंगे, मैक्सिमम कितने, और मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम कितने, ये याद रखना आपको। ओपीसी में एक ही मिनिमम रहेगा, एक ही मैक्सिमम मेंबर। प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, और पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। डायरेक्टर की लिमिट देखा जाए तो ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। और मैक्सिमम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हो सकते 15। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कि अगर आप 15 से अधिक डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल। गवर्नमेंट कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, वो चाहे ओपीसी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे क्या हो सकती है, पब्लिक। तो गवर्नमेंट कंपनी को भी मिनिमम ये मेंटेन करने पड़ेंगे डायरेक्टर। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 2। और अगर पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम
ये लाइन पढ़ो क्या लिखा है। मैंने अभी बताया था कि आप डोरमेंट स्टेटस में मैक्सिमम कितने साल रह सकते हो, 5 साल, उससे अधिक नहीं रह सकते। गवर्नमेंट कंपनी को ये अपन पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो क्या है। बेनिफिट क्या है, एग्जम्पशन क्या है गवर्नमेंट कंपनी को, तो बेनिफिट ये है, पहला 2 बोर्ड मीटिंग रखनी है बस। ये क्या लिखा है, मतलब कंपनी पर जो कंप्लायंस होंगे स्टेचूटरी वो लोअर रहेंगे, मतलब कम लीगल कंप्लायंस अप्लीकेबल होंगे। और आप 5 साल तक कंटिन्यूअस डोरमेंट में रह सकते हो। गवर्नमेंट कंपनी को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे ना साल भर के, उसमें ये बनाने की जरूरत नहीं है कैश फ्लो। समझते हैं ना बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट है। गवर्नमेंट कंपनी को ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सब एग्जम्पशन है गवर्नमेंट कंपनियों के लिए। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट की है, एक बार फाइनली रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना जो 455 में दी गई है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, या होल्ड द एसेट ओनली, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और एंड कंपनी में कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। और दूसरा एक और गवर्नमेंट कंपनी की मीनिंग है जिसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी किसको बोलेंगे, 3 में से कोई भी एक कंडीशन। पहला, कंपनी में कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। दूसरा, कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं पिछले 2 सालों से, और कंपनी में पिछले 2 साल से, याद रखना, 2 डॉक्यूमेंट फाइल नहीं हो रहे हैं। कौन से 2 डॉक्यूमेंट, पहला 2 सालों से नहीं हो रहे हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे सिग्निफिकेंट मानेंगे, लेकिन अदर दिन ये 4 ट्रांजैक्शन को क्या नहीं माना जाएगा, सिग्निफिकेंट। पहला, आरओसी को फीस पे कर रहे हैं। दूसरा, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तीसरा, अदर लॉ में कोई पेमेंट। और फोर्थ इज द ऑफिस का मेंटेनेंस करने के लिए अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट स्टेटस अगर लेना है तो आपको ये 8 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए इंडिया और इंडिया से बाहर। कंपनी के यहां कोई वर्कमैन ड्यू पेंडिंग नहीं होना चाहिए डिफॉल्ट। कंपनी के यहां कोई आउटस्टैंडिंग स्टेचुटरी ड्यूज नहीं होने चाहिए। कंपनी के यहां कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। कंपनी के यहां कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए पेंडिंग। कंपनी के यहां कोई पब्लिक डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। कंपनी के यहां कोई सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो लेंडर की परमिशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट और ऑनरशिप में। अब गवर्नमेंट स्टेटस लेना है तो हमको सबसे पहले जर्नल मीटिंग में क्या पास करना होगा, और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो कंसेंट लेनी होगी, और उसके बाद हम जा सकते हैं आरओसी के पास और अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म नंबर MSC1। आरओसी हमें MSC2 में गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दे देगी, और हमको साल में एक बार एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है गवर्नमेंट का। MSC4 में एक्टिव के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कभी भी, और MSC5 में हमें एक्टिव का क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट। कोई भी कंपनी गवर्नमेंट में कितने साल तक रह सकती, कंटिन्यूअस 5 साल, उससे अधिक नहीं रह सकती। अगर रही तो आरओसी कंपनी का नाम क्या कर देगी, स्ट्राइक आउट। तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। इतनी चीजें मेरे ख्याल समझ में आई होगी आप लोग को, क्लियर है सभी को। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में